सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के भाषणों पर जो उन्होंने आगरा में दिया और लंदन में दिया, और साथ में बात करेंगे कांग्रेस और भाजपा का बाबा साहब के साथ कैसा संबंध रहा, किस तरीके से बाबा साहब को इन दोनों ही पार्टियों, उस टाइम जो जनसंघ था, किस तरह से प्रताड़ित किया गया था। तो साथियों शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था आगरा में 18 मार्च 1956 को रामलीला ग्राउंड में मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर पढ़े लिखे लोगों और गद्दारों ने धोखा ना दिया होता तो मैं क्या करता इस समाज के लिए, वो आपको अंदाजा नहीं है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने वाली कमेटी में जाने नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी, जिस कांग्रेस ने संसद में बाबा साहब की फोटो और उनके जन्मदिन की छुट्टी और भारत रत्न के लायक तक कभी नहीं समझा, जिस कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल लागू ना करने दिया और इसी वजह से बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिस कांग्रेस ने 106 बार संविधान में बदलाव किया, जिस कांग्रेस ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम नहीं दिया, 17 साल लगा दिए और उसमें हमारे महार भाई बहनों को गोली से उड़ा डाला, कितने बच्चे अनाथ हुआ, माँ बहनें विधवा हुई, और ये सब कांग्रेस के शासन में ही तो होता रहा। फिर भी कांग्रेस बचाने वाले कुछ गांधी के हरिजन, संविधान को जिस कांग्रेस के गांधी ने पुणे करार के महार पुणे में समझौता करके बाबा साहब के साथ समाज पे एक तमाचा मारा, विश्वासघात किया, जिस कांग्रेस ने संसद में जाने ही नहीं दिया बाबा साहब को, 1951 में मुंबई से 1954 में भंडारा से बाबा साहब को हराने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। आज उसी की औलाद कांग्रेस पर विश्वास कर रही हैं कि उस गांधी की औलाद संविधान बचाएंगी। आजकल ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस संविधान बचाएगी। वारे गांधी के हरिजन की औलादों, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो। अगर पंजाब के चमार नहीं होते और पश्चिम बंगाल के चांडाल नहीं होते तो कल के हरिजन आज के हरिजन ब्राह्मण ना होते। और यही बात यूपी में एक जाटव समाज पर लागू होती है। तो ऐसे हैं ये गांधी के हरिजन। गांधी कांग्रेस की ज्यादा चिंता है हरिजन टाइप ब्राह्मणों को। इनकी बीवी को देखो, कभी आंदोलन में भाग नहीं लेते। ऐसे ही लोगों को कांग्रेस की ज्यादा चिंता है। यही लोग हैं जो आरपीआई को खत्म करके कांग्रेस को मजबूत बनाए थे। मान्यवर काशीराम जी का एहसान मानो जो हाथी वापस लाया। आज हाथी खड़ा है, देश की तीसरी नंबर की पार्टी है और उस वैसे पार्टी को जिंदा रखने का काम बाबा साहब के सच्चे सिपाही कर रहे हैं। तकलीफ गांधी के हरिजन को है। इन्हीं गांधी के हरिजन, यही गांधी के हरिजन कहते हैं काशीराम मायावती ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली। ऐसा सवाल लोग करते हैं मायावती और साहब काशीराम पर। ये लोग सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी को क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया। और ये लोग खुद गणपति की पूजा, मतलब हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। आज भी ये हिंदू ही लिखते हैं। इन्हीं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। सारा रिजर्वेशन का फायदा उठाने वाले इन्हीं के बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हिंदू हरिजन बन गए। बाबा साहब का इतिहास तक नहीं बताते और जय भीम लेने से भी शर्माते हैं और खुद को बौद्ध कहलाते हैं। ऐसे हैं ये गांधी के हरिजन, ब्राह्मण की औलाद हैं ये। तो साथियों, जिस तरह से इसमें पंजाब के चमारों का जिक्र आया और महाराष्ट्र के महार, वैसे ही हम अगर यूपी और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ जाटव जाति ने बाबा साहब के इतिहास को जिंदा रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर का
पहला क्रांतिकारी भाषण गोलमेज सम्मेलन जो लंदन 1930 में दिया गया। सन 1930 में लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ देने वाली घटनाओं में से एक था। 20 नवंबर 1930 को इस सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किया गया पहला भाषण न केवल ऐतिहासिक था बल्कि अपने वैचारिक साहस और सामाजिक यथार्थ की बेबाक अभिव्यक्ति के कारण क्रांतिकारी भी सिद्ध हुआ। इंग्लैंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस भाषण को विशेष महत्व दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवास यहाँ दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। इस परिषद में भारतीय संविधान के पुनर्निर्माण पर विचार हो रहा है और मैं सिद्धांततः उसी दलित वर्ग के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए बोलने के लिए खड़ा हूं। यह मेरे लिए और मेरे सहयोगी के लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि हमें उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है जिसकी जनसंख्या लगभग उस टाइम 4 करोड़ 30 लाख है, अर्थात ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा। ये मैं उस टाइम के आंकड़े बता रहा हूं, ना कि ये आज के आंकड़े हैं। यह वर्ग मुसलमानों से भिन्न है, यद्यपि इसे हिंदू समाज से जोड़कर देखा जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह समाज उसका अभिन्न अंग नहीं है, यानी कि SC, ST, OBC लोग हिंदू नहीं हैं। ये बाबा साहब लंदन में कह रहे हैं। दलित वर्ग का एक अलग सामाजिक अस्तित्व है। इतना ही नहीं, हिंदू समाज ने सदियों से द्वेष और घृणा की भावना के कारण उसका एक विशेष और सबसे निम्न दर्जा निर्धारित कर रखा है। हिंदू धर्म में कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें दोयम दर्जा प्राप्त है, परंतु दलित वर्ग की स्थिति उनसे भी भिन्न और कहीं अधिक दयनीय है। उसे भूदास और गुलाम के बीच का दर्जा दिया गया है। विडंबना यह है कि भूदास और गुलामों पर भी स्पर्श की मनाही नहीं थी, किंतु दलितों के स्पर्श को भी अपवित्र ठहराया गया। इस प्रकार उनकी स्थिति गुलामों से भी अधिक अमानवीय बना दी गई। यदि कोई सबसे भयावह बात हुई है तो वह यह है कि दलितों पर केवल सामाजिक गुलामी ही नहीं थोपी गई, बल्कि उनके मानवीय आचरण, जीवन, व्यवहार और अधिकारों पर भी कठोर सीमाएं खींच दी गईं। अस्पृश्यता का कलंक केवल उनके सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्हें समान अवसरों से और उन मूलभूत नागरिक अधिकारों, सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया जिन पर मनुष्य का अस्तित्व टिका होता है। जिस वर्ग की जनसंख्या इंग्लैंड या फ्रांस जैसे देशों की कुल आबादी के बराबर है, वह वर्ग जीवन संघर्ष में इतने संकटों और इतने विघ्नों से घिरा हुआ है कि यह समस्या स्वभावतः एक गंभीर राजनीतिक समस्या बन जाती है। मुझे आशा है कि यह परिषद इस प्रश्न को यथाशीघ्र सुलझाने का दायित्व स्वीकार करेगी। अब मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत में यथाशीघ्र नौकरशाही शासन का अंत कर लोगों द्वारा लोगों के लिए चलने वाली सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। यानी जो अंग्रेजी यह शासन चल रहा था उससे मुक्ति इसमें साफ साफ बाबा साहब की स्पीच में दिखती है कि हमारे भारत के लोगों की ही भारत के द्वारा चलाई जानी सरकार स्थापित होनी चाहिए। दलित वर्ग के दृष्टिकोण से वक्तव्य कुछ लोगों को आश्चर्यजनक लग सकता है, क्योंकि यह सत्य है कि दलित वर्ग और ब्रिटिश शासन के बीच संबंध अन्य वर्गों से भिन्न रहे हैं।
धर्मांध हिंदू समाज द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए अत्याचारों से कुछ हद तक मुक्ति दिलाने वाले के रूप में दलितों ने अंग्रेजों का स्वागत किया था, किंतु आज दलितों के मन में जो परिवर्तन आया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं, बल्कि गंभीर अनुभव और विवेकपूर्ण मूल्यांकन का परिणाम है। हमने अपने भविष्य केवल बहुमत के हाथों सौंप देने की इच्छा से यह निर्णय नहीं लिया है। इतिहास गवाह है कि भारत के बहुमत और जिस अल्पसंख्यक वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके संबंध कभी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। हमने वर्तमान ब्रिटिश सरकार को अपने अनुभव की कसौटी पर परखा है और पाया है कि एक अच्छी सरकार के जो मूल तत्व होने चाहिए वे इसमें अनुपस्थित हैं। यदि हम ब्रिटिश शासन से पूर्व के भारतीय समाज और आज की स्थिति की तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय केवल कालचक्र में घूम रहे हैं। ब्रिटिशों के आगमन से पहले अस्पृश्यता के कारण हम घोर अमानवीय परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर थे। प्रश्न यह है कि अंग्रेज सरकार ने उन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या किया? क्या हमें गांव के कुओं से पानी लेने का अधिकार मिला? क्या मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली? क्या पुलिस और सेना में भर्ती के द्वार हमारे लिए खुले? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से इस अंग्रेजी हुकूमत और शासन में भी नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अंग्रेजों ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, किंतु हमारे जीवन की बुनियादी संरचना में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदला नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा प्रदान की है। ब्रिटिश शासन का चरित्र उस चीनी दर्जी जैसा रहा जिसे एक फटा पुराना कोट दिया गया और उसने वैसा ही नया कोट बना दिया, उसी सिलवटों, उन्हीं छेदों के साथ। 150 मतलब कहने का मतलब नया कुछ नहीं किया। 150 वर्षों के शासन के बाद भी हमारे दुख खुले घावों की तरह बने रहे। हम अंग्रेजों को केवल इसलिए दोष नहीं दे रहे कि उन्होंने हमारे प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि इसलिए कि वे हमारी समस्याओं को सुलझाने में अक्षम सिद्ध हुए, नाकाम सिद्ध हुए। यह केवल उदासीनता का प्रश्न नहीं, बल्कि कर्तव्य बोध की असमर्थता का परिणाम है। करने की इच्छा शक्ति उनमें नहीं थी। दलित वर्ग का मानना है कि अंग्रेज सरकार पर दो गंभीर बंधन हैं। एक उनके अपने हित, भूमिका और प्रेरणाएं, दूसरा यह भय कि यदि उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ कदम उठाए तो उन्हें हिंदू समाज के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा, लाइक दैट ब्राह्मणवादी लोगों का। सरकार जानती है कि जमींदार बहुजन समाज का शोषण करते हैं, पूंजीपति मजदूरों को जीने योग्य मजदूरी नहीं देते, फिर भी वह कुछ नहीं करती। अधिकारों की कमी नहीं, यहाँ पर साहस की कमी सरकार में, अंग्रेजी हुकूमत में दिखती है। ऐसी अपाहिज सरकार से क्या भलाई की आशा की जा सकती है? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के सर्वोच्च हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो, जो सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने का साहस रखे और जो ये पहचान सके कि अब आज्ञा पालन समाप्त होता है और कब विद्रोह जन्म लेता है। अंग्रेज सरकार इन कसौटियों पर कभी खरी नहीं उतर सकती। यह कार्य केवल स्वराज
लोगों की सरकार द्वारा ही संभव है जब भारत की अपनी सरकार हो। दलित वर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हम अपने दुख स्वयं ही दूर कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा हमारे दुखों को दूर करेगा। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता न हो। अंग्रेज सरकार के रहते यह सत्ता हमें नहीं मिल सकती, इसलिए केवल स्वराज के संविधान के माध्यम से ही हमारी मुक्ति संभव है। अब आप देखिए कि जो लोग उस टाइम संविधान शब्द की चीज को लोग नहीं जानते थे, उस टाइम 1930 में बाबा साहब के माइंड में चल रहा था कि संविधान देश का कैसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। तो साथियों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? जो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बहुजन महापुरुषों की हिस्ट्री आप तक पहुंचाएं, और जो दूसरी जो सरकारें रही हैं आज़ादी के बाद, उनका व्यवहार हमारे समाज के साथ, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, हमारे बहुजन महापुरुषों के साथ कैसा रहा, आपने इसमें ये भी सुना। और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने महापुरुषों के इतिहास को आप तक पहुंचा सकें। और ख़ास तौर से कोई एट्रोसिटी का मामला हो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस खबर को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में आपको दिखा सकें। और जहां कहीं भी इस तरह घटना हुई है, वहां के प्रशासन की जो आँख कान बंद हैं, उनको खोलने का काम बखूबी कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत। और हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें। और हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।